हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 03, जो कि लेक्चर नंबर 02 था, जो बस इसके पहले वाला लेक्चर था। वहां पर हमने किंगडम मोनेरा को स्टार्ट कर दिया था और हमने आर्कीबैक्टीरिया को बस कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम यू बैक्टीरिया को कंप्लीट करेंगे और किंगडम प्रोटिस्टा में भी चले जाएंगे। तो सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने पास एक कॉपी, एनसीईआरटी बुक और पेन लेकर बैठ जाए। मैं हूं शाहिन मजूमदार, आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। तो चलिए आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है यू बैक्टीरिया। तो फिर हम हेडिंग दे लेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर पहले पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? यू बैक्टीरिया के अंदर पहले हम लिख सकते हैं इट इज नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। इट इज नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। फिर इसका सेल वॉल क्या होगा? इसमें होगा रिजिड सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल इज रिजिड। अच्छा, सेल वॉल तो रिजिड हो गया, और अब सेल वॉल बना किससे होगा? अब अगर पहला लेक्चर अच्छी तरह से देखे होंगे तो मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बना होता है, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होता है आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल में। तो फिर यू बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होगा। हम लोग लिखेंगे मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं यू बैक्टीरिया में 16S आरआरएनए एब्सेंट होता है। आपको पहले क्लास में ही बताया था कि जो 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें मोनेरा को 2 डोमेन में मतलब डिवीजन किया गया था। एक था आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में 16S आरआरएनए प्रेजेंट रहता है और यू बैक्टीरिया में 16S आरआरएनए एब्सेंट रहता है। तो फिर 16S आरआरएनए will be absent. अच्छा, फिर और क्या हो सकता है? हो सकता है इफ मोटाइल फ्लैजेला इज प्रेजेंट, मतलब अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल हो या फिर जो यू बैक्टीरिया मोटाइल है उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा। इफ मोटाइल flagella is present. अच्छा, तो फिर थर्ड पॉइंट हम और क्या लिख सकते हैं? इट फॉल्स इन सेकेंड डोमेन in 3 domain system of classification given by Carl Hoes. In 3 domain system of
क्लासिफिकेशन अच्छा, तो फिर यू बैक्टीरिया का थोड़ा ब्रीफ आपको दे देता हूं और एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कह सकते हैं। यू बैक्टीरिया में 16S RNA एब्सेंट होगा। यू बैक्टीरिया के सेल वॉल किससे बना होगा? पेप्टिडोग्लाइकन से बना होगा, और वो कैसा होगा? वो रिजिड होगा। फिर जो 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, यू बैक्टीरिया को उसमें सेकेंड डोमेन में रखा गया है, और अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल हुआ तो फिर उसमें फ्लैजेला का प्रेजेंस पाया जाएगा। अभी देखिए, यू बैक्टीरिया को हम लोग 2 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है साइनोबैक्टीरिया और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो पहले हम हेडिंग दे लेंगे साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि पहले हम साइनोबैक्टीरिया को पढ़ेंगे। आई थिंक अभी तक आपने नोट कर लिया होगा इसको, तो फिर मैं इसे मिटाकर फ्रेशली साइनोबैक्टीरिया स्टार्ट करता हूं, क्योंकि नीचे जो जगह बचा था वहां पर नहीं होगा। हम हेडिंग दे लेंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग किस नाम से और किस नाम से जानते हैं? साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं। तो फिर हम लिख लेंगे ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? बीजीए शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बीजीए भी कह सकते हैं। अभी देख लेते हैं साइनोबैक्टीरिया के हैबिटेट के बारे में। इट इज ऑफन found in fresh water, marine environments, फिर हो सकता है टेरेस्ट्रियल या फिर सॉइल में। टेरेस्ट्रियल हो सकता है मॉइस्ट सॉइल। अच्छा, ये चला गया हैबिटेट के बारे में। मतलब हमें साइनोबैक्टीरिया कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा फ्रेश वाटर में, फिर मैराइन में, फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कहा गीला मिट्टी जो होता है उसमें हमें साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलेगा। फिर हम लोग देख लेंगे साइनोबैक्टीरिया के वेरियस फॉर्म्स के बारे में। मतलब साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर फॉर्म में भी रह सकता है और एग्रीगेशन करके फिलामेंटियस और कॉलोनियल फॉर्म का भी निर्माण कर सकता है। तो फिर पहले देख लेंगे यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर फॉर्म कैसा होगा? यूनिसेलुलर फॉर्म होगा ऐसे, एक सिंगल सेल रहेगा, फिर यहां पर न्यूक्लियस हो गया। ये हो गया यूनिसेलुलर फॉर्म। फिर हम लोग और किस फॉर्म में मिल सकता है? हमें मिल सकता है फिलामेंटस।
फिलामेंटस फॉर्म में क्या होगा, फिलामेंटस फॉर्म में ऐसे करके बहुत सारा बैक्टीरिया चेन वाइज एक दूसरे से अटैच्ड हो जाता है और इसके साइड वाइज में मतलब इसके चारों तरफ एक म्यूसिलेजेनियस का लेयर का कवरिंग रहता है। यहां पर इसका न्यूक्लियस हो गया। मतलब देखिए फिलामेंटस फॉर्म में कैसा रह रहा है, फिलामेंटस फॉर्म में एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से ऐसे चेन वाइज अटैच्ड हो रहा है और उसके चारों तरफ ऐसे फिलामेंटस शीट का कवरिंग रह रहा है। इस कवरिंग को हम लोग कहेंगे म्यूसिलेजेनियस शीट, म्यूसिलेजेनियस शीट। अच्छा, फिर हम लोग और किस फॉर्म में हम लोग आर्कीबैक्टीरिया को पाए सकते हैं, हम लोग को आर्कीबैक्टीरिया मिल सकता है और कॉलोनियल फॉर्म में। तो हम लोग नेक्स्ट लिख लेंगे कॉलोनियल। कॉलोनियल कॉलोनियल फॉर्म में ये जो आपको दिखाया एक फिलामेंट है, यहां पर दो ऐसे फिलामेंटस बैक्टीरिया जुड़कर या फिर एक साथ एग्रीगेशन करके कॉलोनी का फॉर्मेशन करेंगे। ये एक बैक्टीरिया गया, ऐसे और एक फिलामेंटस स्ट्रिप का अटैचमेंट होगा। देखिए अच्छा, ऐसे देखिए यहां पर मैं न्यूक्लियस ड्रॉ कर दे रहा हूं थोड़ा। यहां पर इस कवरिंग को क्या कहेंगे, फिर से म्यूसिलेजेनियस शीट। यहाँ पर चला गया म्यूसिलेजेनियस शीट। अभी मैं जो बार बार बोल रहा हूँ म्यूसिलेजेनियस शीट का कवरिंग रहता है, वो किस लिए रहता है, उसका प्राइम फंक्शन है अगर मान लीजिए बैक्टीरिया सन को एक्सपोज हो जाए, मतलब वाटर के ऊपर चले आया और वो सन को एक्सपोज हो गया, या फिर जो बोला टेरेस्ट्रियल मॉइस्चर में है और सन को एक्सपोज हो गया, तो फिर जिससे वो सन के एक्सपोजर से ड्राई ना हो जाए या फिर सूख ना जाए, इसके लिए ही म्यूसिलेजेनियस शीट का प्रेजेंस रहता है। तो मैं ऐसे एरो दे के लिख देता हूं, प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम drying up। बैक्टीरिया जिससे सूख ना जाए, इसीलिए वो म्यूसिलेजेनियस शीट का प्रेजेंस रहता है। ये अब देखेंगे थोड़ा मतलब क्या एडहेसिव स्टिकी टाइप्स का होता है लेयर, हाँ, जो बैक्टीरिया के चारों तरफ हमें मिलेगा। तो पहले इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि नीचे जगह नहीं बचा है उतना। पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं लिख दूंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। चलिए, आई थिंक अभी तक आपने इतना सारा नोट कर लिया होगा, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ।
तो अभी हम लोग साइनोबैक्टीरिया के बारे में और भी बता सकते हैं, उसके बॉडी पिगमेंट्स के बारे में। चलिए बताइए साइनोबैक्टीरिया में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट रह सकता है। साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए। हम लिख सकते हैं क्लोरोफिल ए is present ये पिगमेंट हो गया। फिर और लिख सकते हैं इट इज फोटोसिंथेटिक, मतलब साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होगा, इट इज फोटोसिंथेटिक। फिर हम और लिख सकते हैं जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था म्यूसिलेजिनियस शीथ रहता है उसके बारे में। म्यूसिलेजिनियस शीथ is present which covers या फिर surrounds लिख सकते हैं the bacteria। फिर इसका रीजन क्या बोला, म्यूसिलेजिनियस शीथ प्रेजेंट क्यों रहता है। मैंने अभी अभी बोला टू प्रिवेंट ड्राइंग अप ड्यू टू स्कॉर्चिंग सन। अच्छा हो गया। फिर हम लोग एक नॉस्टॉक का पिक्चर देख लेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में फिगर 2.2 में दिया है, एक साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक। चलिए हम नॉस्टॉक का फिगर देख लेते हैं। अच्छा फिर अभी हम लोग उसके सराउंडिंग्स में म्यूसिलेजिनियस शीथ को ड्रॉ करेंगे। अब देखिए कुछ स्पेसिफिक साइनोबैक्टीरिया में जैसे कि नॉस्टॉक हो गया, एनाविना हो गया, उसमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट रहता है जिसे हम कहेंगे हेटेरोसिस्ट। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो चलिए अभी हम ड्रॉ कर लेंगे हेटेरोसिस्ट को। ये हो गया हमारा इसमें हेटेरोसिस्ट। अच्छा और ये एक नॉस्टॉक का नॉर्मल सा सेल है, मतलब ये एक स्पेशलाइज सेल है जहां पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, और ये एक नॉर्मल सेल है नॉस्टॉक का। ये तो आपको देख के समझ में आ रहा ही होगा, ये फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। चलिए अभी देखिए हेटेरोसिस्ट में क्या होता है, चलिए स्पेसिफिकली देख लेते हैं। इट इज स्पेशियल सेल
present in नोस्टॉक, या फिर और भी साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है। अच्छा, फिर हम और लिख सकते हैं यहां पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि प्राइम नाइट्रोजन फिक्सेशन को इंडिकेट करता है, उसको हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, N2 से NH3 का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मेन रिएक्शन हो गया ये। अब इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी एक स्पेशल एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है। उस स्पेशल एंजाइम का नाम है नाइट्रोजेनेस। हम यहां पर लिख देंगे नाइट्रोजेनेस। अच्छा, अभी देखिए ये तो हेट्रोसिस्ट हो गया, एक स्पेशलाइज सेल हो गया। अब ये एक नॉर्मल सा सेल है, हम लोग लिख देंगे नॉर्मल सेल। अच्छा, मैंने बोला कि साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल का प्रेजेंस रहता है। क्या नॉर्मल सेल में तो अभी आपको पता चली गया होगा, नॉर्मल सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्या हेट्रोसिस्ट में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा? नहीं, हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन बस केवल और केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन ही होगा, वहां पर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल सेल के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट, मैं ऐसे टिक दे दिया क्लोरोफिल प्रेजेंट। यहां पर क्या होगा, क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। आपको समझ आ गया होगा। यहां पर और हम लोग नॉर्मल सेल के बारे में लिख सकते हैं कि O2 का रिलीज होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि क्लोरोफिल जब प्रेजेंट है तो फिर फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस का एक बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। तो फिर हम लोग यहां पर लिखेंगे रिलीज O2, रिलीज O2। पर हेट्रोसिस्ट में कोई फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा है और यहां पर O2 नहीं निकलेगा, या फिर ऑक्सीजन इज एब्सेंट, इज एब्सेंट। फिर हम लोग और एक चीज अच्छे से जानेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। अभी के लिए बस स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, जो नाइट्रोजनस है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कभी एक्ट नहीं कर पाएगा। तो फिर हम लोग और एक पॉइंट लिख सकते हैं, नाइट्रोजनस will not tolerate ऑक्सीजन। इसको हम लोग डिटेल्स में मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके लास्ट पार्ट में पूरा एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का दिया हुआ है टॉपिक, वहां पर हम लोग डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए। तो फिर इसको थोड़ा लिख लीजिए, फिर हम लोग हेट्रोसिस्ट के बारे में और भी कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए, अच्छा चलिए मैं अभी इसे मिटा देता हूं।
चलिए अभी हम हेटेरोसिस्ट के बारे में थोड़ा और पॉइंट्स जान लेंगे। लिख लेंगे हेटेरोसिस्ट। चलिए हम लोग लिख सकते हैं पहला पॉइंट ही कि O2 इज नॉट रिलीज्ड, या फिर डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। फिर मैं जो पॉइंट नीचे अभी अभी लिखा था कि नाइट्रोजन इज cannot tolerate ऑक्सीजन। ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं कर सकता। अभी बताइए हेटेरोसिस्ट में एक पर्टिकुलर सेल में तो फोटोसिंथेसिस एब्सेंट है क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, आपको पहले ही बताया, और वो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं करता, तो फिर फोटोसिंथेसिस हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कॉम्प्लीटली प्रेजेंट है हेटेरोसिस्ट में। तो फिर हेटेरोसिस्ट को खाना कैसे मिलेगा? हम लोग लिख सकते हैं कि फूड मेड बाय अदर सेल्स transferred to heterocyst। फिर मतलब दूसरे सेल जो फूड बनाएंगे फोटोसिंथेसिस से वो हेटेरोसिस्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और हेटेरोसिस्ट क्या करेगा? हेटेरोसिस्ट दूसरे सेल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा। हेटेरोसिस्ट will प्रोवाइड या फिर ट्रांसफर इनटू टू अदर सेल्स। ये आपका कंप्लीट हो गया हेटेरोसिस्ट का टॉपिक। मतलब हेटेरोसिस्ट के बारे में जो भी हो सकता था आपके सिलेबस में मैंने आपको बोल दिया। अभी हम लोग साइनोबैक्टीरिया के बारे में और भी कुछ पॉइंट जानेंगे। ये हेटेरोसिस्ट का पार्ट है, मैं यहाँ पर और एक स्टार देके लिखता हूँ। साइनोबैक्टीरिया कैन फ्रॉम ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। अभी देख लीजिए ब्लूम्स क्या चीज है? ब्लूम्स है रैपिड ग्रोथ ऑफ साइनोबैक्टीरिया या फिर रैपिड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन अ पर्टिकुलर एरिया सच एज पॉन्ड और कोई भी वाटर बॉडीज हो। तो फिर हम लिखेंगे साइनोबैक्टीरिया कैन फ्रॉम ब्लूम्स इन polluted water bodies। ब्लूम्स क्या लिख सकते हैं ब्लूम्स के बारे में? हम लोग लिखेंगे रैपिड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया इन अ पर्टिकुलर प्लेस। रैपिड ग्रोथ
ऑफ बैक्टीरिया at a particular area को हम लोग ब्लूम कहेंगे। देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने बैक्टीरिया लिखा। एल्गल ब्लूम भी होता है, आप लोगों को पता है, हम लोग प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। एल्गल ब्लूम में एल्गी का रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर ग्रोथ होगा, जो भी बोलिए, तो फिर इसी को हम लोग ब्लूम कहते हैं। अभी देख लेते हैं साइनोबैक्टीरिया का कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल्स। हम लोग एग्जाम्पल्स क्या क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं नोस्टॉक, नोस्टॉक, हम लोग लिख सकते हैं एनाबीना, हम लोग लिख सकते हैं ऑसिलाटोरिया, हम लोग और भी लिख सकते हैं स्पिरुलिना। मैं इधर लिख देता हूं स्पिरुलिना। ये आपका हो गया कंप्लीट साइनोबैक्टीरिया के बारे में। पहले इसको लिख लीजिए। कुछ और पॉइंट्स मुझे केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में बताना है, तो भी चलिए इसको कंप्लीट लिख दीजिए। तो भी मैंने जैसे बोला, अभी हम लोग जानेंगे अबाउट केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया अच्छा, इसमें पहला पॉइंट क्या हम क्या लिख सकते हैं? केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया can oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitrite and ammonia। हम लोग लिख सकते हैं can oxidize various inorganic substance such as nitrate, nitrite and ammonia। ये चीज आपको पहले भी बताया था जब हम लोग केमी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। मैंने आपको अच्छी तरह से दिखाया था कैसे सेल के बाहर एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन से सेल फिर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, फिर वो एनर्जी सेल के अंदर घुस के एटीपी का निर्माण करता है, फिर उस एटीपी से CO2 से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये आपको पहले भी केमी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ाया था। तो फिर यही चीज है, रिपीट हो रहा है कि कैन ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस
सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया। उसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी का फॉर्मेशन होगा या फिर एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अच्छा, फिर हम लिखेंगे एनर्जी या फिर बेटर हम लिख सकते हैं यूटिलाइज द एनर्जी formed and convert it into ATP। मतलब सेल के अंदर जब भी एनर्जी का एंट्री होगा या फिर एनर्जी जो भी प्रोड्यूस हुआ वो सेल के अंदर जाकर एटीपी का फॉर्मेशन कर देगा। फिर हम लोग और लिख सकते हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया हेल्प इन वेरियस न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या क्या हो सकता है, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल हो गया, फॉस्फोरस साइकिल हो गया, आयरन साइकिल हो गया, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में हर वक्त हो रहा है, वो साइकिल्स प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेल्प in various nutrient cycle। अच्छा, कौन कौन सा न्यूट्रिएंट साइकिल होगा? न्यूट्रिएंट साइकिल होगा नाइट्रोजन, फिर होगा फॉस्फोरस, फिर होगा आयरन, फिर हम और लिख सकते हैं सल्फर। यही कुछ न्यूट्रिएंट साइकिल है जहां पर केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या फिर उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए, ये हो गया आपका कंप्लीट साइनोबैक्टीरिया के बारे में। अभी हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो फिर चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी हम यूबैक्टीरिया ग्रुप के अंदर सेकेंड क्लासिफिकेशन ग्रुप में जाएंगे, जो कि है हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। चलिए देख लेते हैं। पहला क्लासिफिकेशन था साइनोबैक्टीरिया, उसको हम पूरा स्टडी कर लिए। अभी हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया के अंदर पहला हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज द मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया, या फिर इट इज मोस्टली फाउंड। दिस इज मोस्ट अबंडेंट। मतलब पूरे बैक्टीरिया के ग्रुप में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पूरे मोनेरा किंगडम में हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा नंबर में पाया जाएगा, या फिर वो मोस्ट अबंडेंट होगा। मोनेरा ग्रुप में पहले ही आपको बताया था कि बैक्टीरिया इज अ सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, मतलब किंगडम मोनेरा में केवल और केवल बैक्टीरिया ही पाया जाएगा। उन सभी बैक्टीरिया में हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया जो ग्रुप है वो सबसे ज्यादा नंबर में पाया जाएगा। फिर हम लोग और लिख सकते हैं
important decomposer, मतलब एनवायरनमेंट में जो भी कुछ होगा उसमें डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होगा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिर हम लोग और लिख सकते हैं, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन of curd from milk, मतलब दूध से दही का फॉर्मेशन में भी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। फिर हम और लिख सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के फॉर्मेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स हो गया। फिर हम और लिख सकते हैं, इट हेल्प इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग of nitrogen in the roots of leguminous plant. फिर हम लोग अभी देख लेते हैं कुछ डिजीज जो कि कॉज किया जाता है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के द्वारा। चलिए, पहला होगा टाइफॉइड। टाइफॉइड को कौन सा बैक्टीरिया कॉज करेगा? साल्मोनेला टाइफी। हम लोग लिख लेंगे साल्मोनेला टाइफी। फिर हम लोग और लिख सकते हैं साइट्रस कैंकर। फिर और कौन सा डिजीज हो सकता है? और डिजीज हो सकता है टिटेनस। फिर और कौन सा डिजीज हो सकता है? कॉलेरा। अच्छा, ये कुछ डिजीज के नाम हैं जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया द्वारा कॉज किया जाता है। अभी मैं इन डिजीज को कॉज करने वाले रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया का नाम भी लिख देता हूं। देखिए, साल्मोनेला टाइफॉइड का तो मैंने लिख दिया, साल्मोनेला टाइफी। फिर दूसरा क्या होगा? साइट्रस कैंकर का क्या होगा? ज़ैंथोमोनास साइटी। ज़ैंथोमोनास मतलब ज़ैंथोमोनास साइटी जो है साइट्रस कैंकर को कॉज करता है। साइट्रस कैंकर मेनली प्लांट में पाया जाता है। हम लोग लिख दे सकते हैं फाउंड इन प्लांट, फाउंड इन प्लांट्स। फिर टिटेनस को कौन कॉज करता है? टिटेनस को कॉज करता है
क्लोस्ट्रीडियम टीटीनाई। अच्छा, फिर कॉलेरा को कौन कॉज करेगा? कॉलेरा को कॉज करेगा विब्रो कॉलेरी। एक सेकेंड, ये एक बार और एक बार लिख देता हूं। विब्रो कॉलेरी इसका पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया। तो फिर ये फिर कुछ पॉइंट्स हो गया हमारा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। अभी हम देख लेते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। चलिए, मैं नीचे ही जो स्पेस है उसमें थोड़ा थोड़ा करके लिख देता हूं। हम लोग अभी जानेंगे अबाउट रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन कैसे होगा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल में क्या होगा? एसेक्सुअल में बाय फिशन होगा। फिर सेक्सुअल में क्या होगा? सेक्सुअल में बाय प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ डीएनए ट्रांसफर होगा। फिर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा? अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। चलिए, इसे लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके कि रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बाय फिशन, अच्छा, फिर जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें क्या करेगा? अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल करके ही लिख दिया, by primitive types of DNA transfer। अब प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर कौन कौन से मेथड है उसे देख लेते हैं। वो आपके एनसीईआरटी में दिया भी नहीं हुआ है, थोड़ा बस मैं नाम लिख देता हूं ऐसे नीचे से। क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कॉन्जुगेशन, फिर होता है ट्रांसफॉर्मेशन, फिर होता है ट्रांसडक्शन, ये कुछ प्रोसेस होता है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। मैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया को और एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया लगभग कंप्लीट हो गया है। चलिए और एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया
किंगडम मोनेरा में सबसे अबंडेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया पाया जाएगा, हो गया। इट एक्ट एज इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर में भी या फिर डिकम्पोजिशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। फिर इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर इट एक्ट एज इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स। फिर इट हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। ये हम लोग जो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर ये कुछ डिजीज है जो कि हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया द्वारा कॉज किया जाता है। इसका लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, मतलब मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, आपको बता देता हूँ। ये जो है कंप्लीट, हाँ, आप लोगों के स्कूल में हमेशा जब आप लोग कुछ इधर उधर का हरकत करते थे तो फिर टीचर हमेशा धमकी देते थे या फिर प्रिंसिपल सर हमेशा धमकी देते थे कि टीसी दे दूंगा, टीसी दे दूंगा, ऐसा बोलते थे ना। तो फिर ये देख लीजिए, टीसी टीसी, ये इसको याद रखने का ट्रिक हो गया। जैसे कि देखिए, टाइफॉइड, साइट्रस कैंकर, टिटिनस, क्लोरेला, टीसी टीसी। तो फिर ये एक ऐसा ही मैंने अपने याद रखने के फायदे में बनाया था। जो भी देखिए, अभी देखते हैं टाइफॉइड। टाइफॉइड कौन कॉज करता है? टाइफॉइड को कॉज करता है साल्मोनेला टाइफी। फिर साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर को कौन कॉज करता है? साइट्रस कैंकर को xanthomonas cytri कॉज करता है। साइट्रस कैंकर ना एक ऐसा डिजीज है जो कि प्लांट के में होता है, वो एनिमल्स में या फिर ह्यूमंस में नहीं मिलता है, बाकी सब ह्यूमंस में भी होता है। टिटिनस, टिटिनस को कौन कॉज करता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटिनाई। फिर कॉलेरा को कौन कॉज करता है? कॉलेरा को विब्रियो कॉलेरी कॉज करता है। फिर बैक्टीरिया का या फिर हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है और इन अनफेवरेबल कंडीशन भी हो सकता है। एसेक्सुअल में क्या पाया जाएगा? एसेक्सुअल मोड में पाया जाएगा फिजन। फिर अनफेवरेबल कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होगा? स्पोर का फॉर्मेशन होगा। फिर जो सेक्सुअल मोड है दैट इज बाय प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ डीएनए ट्रांसफर। वो तीन प्रोसेस बोलिए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर का, हो सकता है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ये तीन प्रोसेस पहले पढ़ाया जाता था पर एनसीईआरटी में अभी नहीं है, तो फिर इसका कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो आपको पता ही है एनसीईआरटी से आता है। अभी आप काम कीजिए, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया को जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा, जो कि यू बैक्टीरिया का एक थर्ड ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन है। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अभी मैं इसे मिटा देता हूं। आपको कोई मतलब लिखने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है? मैं इसको और एक बार क्लियर कर देता हूं क्योंकि रिप्रोडक्शन ये थोड़ा क्लमजी टाइप्स का हो गया था, यहाँ पर स्पेस बिल्कुल भी नहीं था इसलिए ऐसा करना पड़ा। रिप्रोडक्शन इधर से शुरू हुआ है, इधर से बस डिजीज लिखा हुआ है। रिप्रोडक्शन यहाँ पर नीचे से स्टार्ट किया गया है, एसेक्सुअल, अनफेवरेबल कंडीशन और सेक्सुअल। चलिए अभी मैं इसको मिटा देता हूं। अभी हम लोग यू बैक्टीरिया ग्रुप में जो थर्ड क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ेंगे, जो कि लास्ट होगा माइकोप्लाज्मा। चलिए पढ़ लेते हैं। तो फिर अभी तक हमने थ्री ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा, मतलब यू बैक्टीरिया का तीन ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया। पहला क्या था? पहला आर्की बैक्टीरिया था। दूसरा क्या था? दूसरा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया था। और तीसरा अभी हम पढ़ रहे हैं जो कि है माइकोप्लाज्मा। चलिए माइकोप्लाज्मा के अंदर पहले ही हम लिख सकते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज द स्मॉलेस्ट
लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर हम और क्या लिख सकते हैं इसके साइज के बारे में, साइज ऑफ सेल, साइज अप्रोक्सीमेटली 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर का इसका साइज रहता है। ये हो गया। फिर इसके सेल वॉल के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल इज एब्सेंट। फिर हम लोग और कह सकते हैं इट एक्ट एज पैरासाइट इन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक्ट as parasite in organisms। फिर हम लोग और कह सकते हैं कि इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ये एनऑक्सीजेनिक हो जाएगा। इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव कर लेगा। फिर हम लोग और कह सकते हैं इसका शेप कोई भी फिक्स्ड नहीं है, मतलब अभी तक जितना भी हम लोग बैक्टीरिया पढ़े हैं सभी का एक पर्टिकुलर शेप था। मैंने बहुत सारा शेप का बैक्टीरिया के बारे में, जब मोनेरा स्टार्ट किया था किंगडम, तभी बहुत सारा बैक्टीरिया के शेप के बारे में बात किया था, पर यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं पाया जाएगा। शेप ऑफ बैक्टीरिया is not fixed। बैक्टीरिया का शेप फिक्स नहीं है। चलिए अभी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अभी हमें माइक्रोप्लाज्मा का एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं पीपीएलओ या फिर प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। हम इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे प्लूरो, या फिर पहले लिख देता हूं PPLO। उसका फुल फॉर्म ही है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक organisms। इसको हम कहेंगे PPLO। तो फिर ये आपका कंप्लीट हो गया माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा के रिलेटेड क्वेश्चन हर वक्त नीट या फिर कोई भी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, तो फिर इसे जल्दी से अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमारा किंगडम मोनेरा कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग कौन सा किंगडम पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सेकेंड किंगडम, जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा। उसे हम अभी स्टार्ट करेंगे, तो फिर इसे जल्दी से लिख लीजिए। अभी हम लोग एक नया किंगडम का शुरुआत करते हैं। चलिए किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ा जाए। चलिए किंगडम प्रोटिस्टा। अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा में हम पहले क्या लिख सकते हैं?
आपको ये एकदम जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 01 है उसमें बताया था ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर फाउंड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। अभी यूकैरियोट्स बता रहा हूं तो फिर उसका न्यूक्लियस कैसा होगा, न्यूक्लियस वेल डिफाइन होगा एंड न्यूक्लियस विल बी कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलिए तो फिर हम लोग लिख सकते हैं all unicellular eukaryotes हो गया। फिर न्यूक्लियस के बारे में लिखेंगे is well defined फिर हम लोग और लिखेंगे न्यूक्लियस कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हो गया। तो अभी हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के न्यूट्रिशन के बारे में या फिर उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जरा देख लेते हैं। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इसका कैसा होगा, न्यूट्रिशन इसका हो सकता है ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक, दोनों ही प्रेजेंट रहेगा। ऑटोट्रॉपिक फिर हो सकता है हेटरोट्रॉपिक। तो फिर यहां पर दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही मिलता है। फिर ऑटोट्रॉपिक में भी हमें पता है कि दो ग्रुप्स होता है, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक फिर होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक में भी दो डिवीजन होता है, एक है ऑक्सीजेनिक, एक है एनऑक्सीजेनिक। एक होगा ऑक्सीजेनिक एक होगा एनऑक्सीजेनिक। अच्छा, और हेटेरोट्रॉपिक के अंदर कौन कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है? हेटेरोट्रॉपिक के अंदर हो सकता है, लिख देता हूं, सैप्रोफाइटिक, फिर हो सकता है पैरासाइटिक,
फिर हो सकता है सिम्बायोटिक। अभी एक चीज मुझे बोलिए, मैं जितने भी मोड ऑफ रिप्रोडक्ट मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर बोर्ड में लिखा हूँ, क्या उन सभी मतलब क्या वो सभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन किंगडम प्रोटिस्टा में पाया जाता है? आप इसको ज़रा बोल दीजिए मुझे, तो मुझे बहुत खुशी हो जाएगा। मतलब मेरा मेन क्वेश्चन है, मैंने इतना सारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखा अभी बोर्ड में, क्या ये सारे के सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन किंगडम प्रोटिस्टा में पाया जाता है? आपका आंसर जो भी हो मैं बता देता हूं, ये सारे के सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता। इनमें से देखिए, ऑटोट्रॉपिक में केमी ऑटोट्रॉपिक नहीं पाया जाएगा या फिर एब्सेंट होगा। फोटो ऑटोट्रॉपिक में भी सिर्फ केवल और केवल ऑक्सीजेनिक पाया जाएगा। अब देखिए एनऑक्सीजेनिक में भी मैं क्रॉस लगा दूंगा क्योंकि एनऑक्सीजेनिक भी एब्सेंट होगा। यहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक में सारे पाए जाते हैं, तो फिर सेफ्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक ये सारे पाए जाते हैं। सिर्फ देखिए ऑटोट्रॉपिक में सिर्फ ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो भी होंगे, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी फोटोसिंथेसिस करते होंगे वो सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। अदरवाइज कीमो ऑटोट्रॉपिक और जो एनऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉपिक है वो कंप्लीटली एब्सेंट रहेंगे, या फिर ये दोज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर कंप्लीटली एब्सेंट इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो फिर जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मुझे और भी पॉइंट बताना है प्रोटिस्टा के बारे में। अच्छा चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में कि boundaries of this kingdom are not well defined. Boundaries of this kingdom is not well defined. अभी मैं ये चीज आपको जस्ट 1 मिनट में बता रहा हूं। पहले देख लेते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया गया है। प्रोटिस्टा मैं इधर लिख रहा हूं, प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, चलिए अभी उसे देख लेते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर पहला हो सकता है क्राइजोफाइट्स, फिर हो सकता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, फिर क्या हो सकता है, फिर हो सकता है यूग्लिनॉइड्स, फिर कौन सा आ सकता है, फिर हो सकता है स्लाइम मोल्ड, अच्छा, फिर और लास्ट में हो सकता है प्रोटोजोआ।
ये पांचों ग्रुप मतलब किंगडम प्रोटिस्टा को हम लोग इन पांचों ग्रुप में डिवीजन कर सकते हैं। थोड़ा कैमरा का इश्यूज आ गया था, इसलिए हमें वीडियो को थोड़ा बीच में रोकना पड़ा। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं जो मैं बता रहा था यहाँ पर कि प्रोटिस्टा को हम लोग इन पांचों ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये ग्रुप्स क्या है? ये प्रोटिस्टा का क्लास है। प्रोटिस्टा तो एक किंगडम है, ये सब प्रोटिस्टा का क्लास है। चलिए, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिएट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटिस्टा। अभी जो मेन बात है वो हम देख लेते हैं। हम लोग प्रोटोजोआ को कह सकते हैं कि it is similar to animals। मतलब प्रोटोजोआ में जो कैरेक्टर्स पाया जाएगा वो एनिमल्स के सिमिलर होगा, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि इट इज सिमिलर टू एनिमल्स। फिर स्लाइम मोल्ड में क्या लिख सकते हैं? सिमिलर टू फंगी। फिर हम लोग यूग्लिनॉइड्स में क्या कह सकते हैं? यूग्लिनॉइड्स में हम लोग कह सकते हैं सिमिलर टू प्लेंटी। फिर हम लोग क्राइजोफाइट्स में क्या कहेंगे? इट इज सिमिलर टू ब्राउन एल्गी। अभी मैं ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं कि बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। मतलब क्या है इसका? देखिए, अब जब भी सपोज आप फ्यूचर में जोलॉजी ऑनर्स या फिर बोटानी ऑनर्स लेकर पढ़ रहे हो, तभी आप देखोगे कि बहुत सारे टीचर्स क्या करेंगे, प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा के अंदर ना पढ़ा के वो एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ा देंगे। फिर वो क्या कर सकते हैं कि सपोज क्राइजोफाइट्स को भी प्रोटिस्टा के अंदर ना रख के आप देखोगे कि ब्राउन एल्गी के अंदर या फिर एल्गी के अंदर रख रहे हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि एनिमल्स का तो बहुत कैरेक्टर प्रोटोजोआ के साथ मैच कर रहा है। तो फिर वो क्या करेंगे कि बहुत सारे टीचर प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ा देंगे। पर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर साहब का अब जब भी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तब आपको प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा के अंदर ही रखना पड़ेगा, क्राइजोफाइट्स को प्रोटिस्टा के अंदर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि R.H. व्हिटेकर साहब ने ऐसे ही क्लासिफिकेशन किया था। तो फिर इसीलिए आपको अच्छी तरह से अभी समझ आ गया होगा क्यों इस पर्टिकुलर किंगडम का बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। अभी मैं और एक पॉइंट लिख सकता हूं कि इसके रिलेटेड ही दिस किंगडम forms link with algae plenty and animalia। चलिए, ये चीज आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको किंगडम प्रोटिस्टा के और कुछ सिग्निफिकेंट कैरेक्टर बताऊंगा या फिर डिस्कस करेंगे। चलिए पहले ये नोट कर लीजिए।
चलिए, आई थिंक आपने पॉज करके इसे लिख लिया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूं। अभी हम लोग और एक कैरेक्टर देखेंगे जो कि है इसके फ्लैजेला के बारे में। चलिए, हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्लैजेला प्रेजेंट, फ्लैजेला कैसा होगा? फ्लैजेला का अरेंजमेंट होगा 9 प्लस 2 अरेंजमेंट होगा, 9 प्लस 2 अरेंजमेंट होगा फ्लैजेला का। फिर फ्लैजेला में क्या प्रेजेंट होगा, या फिर हम लिख सकते हैं मेड ऑफ अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अच्छा, तो फिर ये बात चला गया फ्लैजेला के बारे में। अभी देख लेते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या हो सकता है। किंगडम प्रोटिस्टा में एसेक्सुअल हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल में कैसे होगा? एसेक्सुअल में मेनली होता है फिशन से, और सेक्सुअल में यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा में पहली बार रियल या फिर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाना शुरू हो गया। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्शन पहले बोल देता हूं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल कैसे होगा? बाय फिशन, और सेक्सुअल कैसे होगा? बाय जाइगोट फॉर्मेशन, एंड सेल फ्यूजन। हम लोग और भी लिख सकते हैं कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड। मतलब किंगडम प्रोटिस्टा से ही हमें ट्रू मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें मिल गया। उसके पहले ट्रू मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा ही नहीं जाता था। किंगडम प्रोटिस्टा से ही ट्रू मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। तो फिर अभी हम लोग इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फिर लिख दीजिए क्लासिफिकेशन on the basis of mode of nutrition। देख लेते हैं कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। मैं पहले भी ये डिस्कस किया कि हमें मिल सकता है फोटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक में भी हमें कौन सा मिलेगा? हमें मिलेगा ऑक्सीजेनिक। में भी हमें मिलेगा ऑक्सीजन। अच्छा, फिर हम लोग और क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं
सैप्रोफाइटिक, फिर हम लोग और क्या लिख सकते हैं, पैरासाइटिक। ये तीन ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। अच्छा, अभी देख लेते हैं कौन कौन से प्रोटिस्ट, जो कि मैं 5 जो क्लास लिखाया था किंगडम प्रोटिस्टा के, उनमें कौन कौन से प्रोटिस्ट हैं जो कि जिनमें फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑक्सीजेनिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। चलिए पहले लिख लेंगे क्राइसोफाइट्स। फिर लिख लेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स। फिर क्या हो सकता है, फिर हो सकता है यूग्लिनोइड। अच्छा, ये कुछ हो गया 3 जो है फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑक्सीजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन सा पाया जाएगा, क्राइसोफाइट्स में, डाइनोफ्लैजिलेट्स में एंड यूग्लिनोइड्स में। फिर देख लेते हैं सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक कौन सा हो जाएगा, स्लाइम मोल्ड। अच्छा, फिर पैरासाइटिक में कौन सा होगा, पैरासाइटिक में होगा प्रोटोजोआ। अच्छा, ये आपका कंप्लीट हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। और एक बार रिपीट कर देता हूं, फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑक्सीजेनिक में 3 पाया जाएगा। कौन कौन सा 3, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लिनोइड्स। फिर सैप्रोफाइटिक में कौन पाया जाएगा, सैक्रोफाइटिक में पाया जाएगा स्लाइम मोल्ड। फिर जो हमारा पैरासाइटिक है वहां पर प्रोटोजोआ देखा जाएगा। तो फिर आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अभी हम लोग जाएंगे किंगडम प्रोटिस्टा के पहले क्लासिफिकेशन पर जो कि है क्राइसोफाइट्स, उसको हम लोग आज स्टडी कर लेंगे। तो फिर इसे जल्दी से लिख लीजिए। एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ा क्राइसोफाइट्स का स्पेलिंग गलत हो गया है, मैं इसे रेक्टिफाई कर देता हूँ। लिखने के समय उतना ख्याल नहीं रहता है स्पेलिंग के बारे में, थोड़ा मैं इसे रेक्टिफाई कर देता हूँ। चलिए इसे जल्दी से लिख लीजिए। तो फिर अभी हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो फर्स्ट क्लास है जो कि है क्राइसोफाइट्स, उसके बारे में जान लेंगे। चलिए हेडिंग दे लीजिए, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स के अंदर पहले हम उसके हैबिटेट को डिस्कस करेंगे। हैबिटेट, क्राइसोफाइट्स कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, क्राइसोफाइट्स फ्रेश वाटर एंड मैराइन एनवायरनमेंट में पाया जाता है। फ्रेश वाटर एंड मैराइन। अच्छा,
फ्रेश वाटर में कहाँ कहाँ हो सकता है? फ्रेश वाटर में भी हो सकता है रिवर्स एंड पॉन्ड्स। अब देखिए मैरीन तो आपको पता ही है कि मैरीन का मतलब ओशियन में पाया जाएगा और फ्रेश वाटर जो है रिवर और पॉन्ड्स में पाया जाएगा। फिर अभी हम इसके बारे में और भी बता सकते हैं कि क्राइजोफाइट्स क्लास में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। पहले पाया जाएगा डायटम्स और फिर पाया जाएगा डेस्मिड्स या फिर गोल्डन एल्गी। पहला होगा डायटम्स, फिर होगा गोल्डन एल्गी या फिर डेस्मिड्स। गोल्डन एल्गी। अब देखिए डायटम्स में जो सेल वॉल पाया जाता है वो बहुत स्पेशल होता है। क्यों? आपको अभी बताता हूं। पहले पॉइंट लिख लेता हूं फिर आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। इन डायटम्स cell wall is made up of overlapping soap box like structure। मतलब सपोज ये एक डायटम है, ये इसका सेल वॉल हो गया। देखिए और नीचे और एक पार्ट होगा, ऐसा और एक पार्ट होगा और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा जो कि है। तो फिर ये हमारा बन गया सेल वॉल, सेल वॉल, और ये बन गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार स्टेटमेंट को रिपीट कर देता हूं। इन डायटम सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ओवरलैपिंग सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। देखिए आपके लिए इधर एक सोप बॉक्स लाया हूं। देखिए ये एक सोप बॉक्स टाइप का चीज है। देखिए ये एक अपर पोर्शन हो गया, ये एक सेल वॉल का लोअर पोर्शन हो गया। दोनों मिलके ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं। देखिए ऐसे ओवरलैप करके ऐसे इनक्लोज्ड रह रहे हैं। अब इसका सेल वॉल स्पेशलाइज्ड मटेरियल से तैयार होता है जो कि है सेलुलोज प्लस सिलिका। और इसके अंदर जो कि ये सेल वॉल सपोज बंद हो गया, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा और फिर सेल का वेरियस पार्टिकल्स या फिर जो भी ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस है, वो सब इसके अंदर ही रहेगा। और आउटर कवरिंग कैसा होगा? ऐसे सेल वॉल का दोनों पार्ट ऐसे क्लोज हो जाएगा और ये एक पूरा डायटम हो गया। तो फिर आई होप आपको मेरा रफ एग्जांपल से समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इसका सेल वॉल दो ओवरलैपिंग लेयर से तैयार होता है। जैसे एक ऊपर का लेयर और एक नीचे का लेयर ऐसे क्लोज हो जाएगा। चलिए होप आपको समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं इसका सेल वॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया सेल वॉल किस किस चीज़ों से तैयार होगा? सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस सिलिका। सेल वॉल में सेलुलोज भी प्रेजेंट होगा और सिलिका भी प्रेजेंट होगा। फिर हम लोग और लिख सकते हैं
cell wall of diatoms are indestructible due to presence of silica. Of diatoms are indestructible due to presence of silica. अच्छा, तो फिर ये हम क्यों कह रहे हैं कि सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट है, तो फिर ये इंडेस्ट्रक्टिबल बन गया। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि नेचर में ऐसा कोई एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं है जो कि सिलिका को डाइजेस्ट कर सके। तो फिर हम कहेंगे कि नो एंजाइम present in nature to digest सिलिका। ये कंप्लीट हो गया इसका सेल वॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट। अभी हम और लिख सकते हैं इसके बारे में कि diatoms leave behind large number of cell wall deposits in their habitat। तो फिर इसका मतलब ये है कि डायटम जब जिंदा है तो वो फ्लोट कर रहा है वाटर बॉडीज में, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है। पर इवन आफ्टर देयर डेथ देयर वाज सेल वॉल रिमेन इंटैक्ट, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या कहा कि सिलिका को डाइजेस्ट करने के लिए नेचर में कोई एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है। तो फिर उनका सेल वॉल इवन आफ्टर देयर डेथ इंटैक्ट रहेगा। मतलब बैक्टीरिया का सेल वॉल पूरा का पूरा इंटैक्ट है। वो क्या करेगा, जब वो जिंदा है तब तो वो सरफेस में है। आफ्टर देयर डेथ the diatoms will come down to the bottom level of the water body, जो कि वो रिवर में हो या फिर ओशन में प्रेजेंट हो, किसी भी वाटर बॉडीज में प्रेजेंट हो, वो सबसे डाउन मोस्ट या फिर सबसे बॉटम मोस्ट सरफेस पे डिपोजिट फॉर्म कर देगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि डायटम्स लेव बिहाइंड लार्ज नंबर ऑफ सेल वॉल डिपोजिट इन देयर हैबिटेट। आफ्टर देयर डेथ दे विल कम बैक टू द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द वाटर बॉडी। चलिए, तो फिर इसके रिजल्ट में एक स्पेशल फेनोमेना होता है जिसे हम कहते हैं डायटोपिशियस अर्थ। डायटोमिशियस अर्थ क्या है? डायटोमिशियस अर्थ है accumulation of large number of cell wall deposit of diatoms over billions of years। इसे हम लिखेंगे accumulation of large number of cell wall deposits of diatoms over billions of years। तो फिर ये आपका कुछ कंप्लीट हो गया
क्राइजोफाइट्स के बारे में। अभी और कुछ बताना है, पहले जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, फिर दूसरे पॉइंट में हम लोग शिफ्ट करेंगे। चलिए पहले जल्दी से लिख लीजिए इसे। चलिए आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। आप देखेंगे अगर आप अच्छे तरह से मेरा नोट्स पढ़ रहे होंगे तो फिर आप देखेंगे कि एक भी लाइन एनसीईआरटी का नोट से बाहर नहीं गया है। मतलब एनसीईआरटी में जो है, जो बताया गया है, पूरा डिटेल नोट्स में आपको मिल जाएगा। इससे आपको क्या हेल्प होगा, जो कि आप एग्ज़ाम के टाइम में या फिर एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करोगे, उसमें इसका बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप प्रॉपरली कॉपी में नोट्स लिख रहे होंगे तो फिर इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको कोई भी नोट्स में नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्राइजोफाइट्स के फ्लैजिला के बारे में, या फिर उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में देख लेंगे। देखिए चलिए, क्राइजोफाइट्स में फ्लैजिला का स्टेटस क्या होता है? क्राइजोफाइट्स में फ्लैजिला एब्सेंट होगा, तो फिर हम लिखेंगे फ्लैजिला इज एब्सेंट। अच्छा, फ्लैजिला एब्सेंट हो गया, तो फिर अभी आप बताइए, फ्लैजिला सभी ऑर्गेनिज्म में, मतलब माइक्रोब्स में स्पेशली, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इसमें फ्लैजिला ही नहीं प्रेजेंट है तो फिर इसका मूवमेंट कैसे होगा? इसका मूवमेंट होगा वाया वाटर करंट। मूवमेंट is via water current। अच्छा, इस टर्म का या फिर इस चीज़ का मतलब क्या है? मूवमेंट वाया वाटर करंट। हम लोग कह सकते हैं कि जो क्राइजोफाइट्स है, डायटम्स हो गया, डिस्मिड्स हो गया, वो चीज़ें या फिर वो माइक्रोब्स फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट। हम लोग कह सकते हैं दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। अच्छा, फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट कैसे? पानी का बहाव जिस भी डायरेक्शन में होता है, मैंने पहले भी बोला कि वो लोग सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं व्हेन दे आर अलाइव, तो फिर जो वो लोग ऐसे सरफेस में ही पानी के बहाव के डायरेक्शन में ही चले जाते हैं। ऐसे सपोज ऐसे हैं, ये अब यहाँ पर वाटर फ्लो है और यहाँ पर कुछ डायटम्स या फिर डिस्मिड प्रेजेंट है, तो ये पानी का फ्लो का डायरेक्शन जहाँ होगा वो सब भी वहीं पर चले जाएंगे। चलिए, अभी हम इस चीज़ को क्या कह सकते हैं कि फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। इसके लिए एक बायोलॉजी में स्पेशलाइज्ड टर्म यूज किया जाता है जो कि है प्लैंकटन। एक सेकंड, इसे हम कह सकते हैं प्लैंकटन। प्लैंकटन का मतलब क्या है? मतलब कोई भी माइक्रोब जो वाटर करंट में पैसिवली फ्लो करे या वाटर करंट के डायरेक्शन उसके बहाव से फ्लो करे, उसे हम प्लैंकटन कहते हैं। प्लैंकटन तो आपको लिख लें, जो भी माइक्रोब्स वाटर करंट के डायरेक्शन में फ्लो करे।
अच्छा, ये हो गया प्लैंकटन के बारे में 2 शब्द। फिर हम लोग और कह सकते हैं इसके बारे में कि इसमें पिगमेंट क्या पाया जाएगा, इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। पिगमेंट पाया जाएगा क्लोरोफिल ए। तो फिर यहां पर पिगमेंट के रूप में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। अभी हम लोग देख लेंगे क्राइजोफाइट्स के कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इसका पहला इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होगा? इसका पहला इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होगा दिस इज चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन का मतलब क्या है? मतलब ओशियन में जो भी खाना तैयार होता है फिश के लिए या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द फूड आर कंट्रीब्यूटेड बाय क्राइजोफाइट्स। इसका इसी का हम लोग लिखेंगे दिस इज चीप प्रोड्यूसर। चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। फिर सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं बीइंग ग्रिटी दे हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। बीइंग gritty they are used in polishing filtration of oil तो फिर ये सब कुछ इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गया क्राइजोफाइट्स का। मतलब बीइंग ग्रिटी दे आर यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स एंड दे आर चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। तो फिर इसे जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं देखता हूँ क्या किया जाए। इसे आप जल्दी से पॉज करके लिख लीजिए। सो आई थिंक आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को पॉज कर लिया होगा और इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए, आज क्राइजोफाइट्स कंप्लीट हो गया, प्रोटिस्ट किंगडम का एक क्लास कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट लेक्चर इसका होगा वहाँ पर बाकी 4 क्लास प्रोटिस्ट किंगडम का कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो फिर आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टूडेज लेक्चर। मैंने जो भी व्हाइट बोर्ड में लिखाया है वो आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर कभी नहीं आएगा। अगर आपको लेक्चर में कोई भी पॉइंट में या फिर कोई भी सेक्शन में या फिर कोई भी टॉपिक में आपको समझने में डिफ़िकल्टी हुआ होगा या फिर मेरा हैंडराइटिंग समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर नोटिफाई करें। मैं उस पर्टिकुलर डाउट को नेक्स्ट लेक्चर के जो लास्ट पार्ट होगा वहाँ पर कवर कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।